नमस्कार साथियों, ट्रिपल पी IAS के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम यूएस का जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन 2024 का है, उसके सारी डिटेल या मैं कहूँ कि कॉम्प्रिहेंसिव ढंग से उसका डिस्कशन हम आपके साथ करेंगे, जिसमें उसके प्रोसीजर से लेके कौन व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, लोकप्रिय वोट यानी पॉपुलर वोट क्या होता है, निर्वाचक जो इलेक्टर और इलेक्टोरल कॉलेज होता है इसका क्या मतलब है, और यह जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है यह भारत के प्रेसिडेंट के इलेक्शन से कैसे डिफरेंट है ना। ये सारी बातें आज हम इसमें डिटेल से डिस्कशन करेंगे। और इस लेक्चर को सुनने के बाद आपको यूएस प्रेसिडेंट से इलेक्शन प्रोसीजर से रिलेटेड किसी भी दूसरी जगह पर देखने का या दूसरा वीडियो या दूसरी कोई भी PDF पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं रह जाएगी। तो अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय जो रिजल्ट अभी आज आ रहे हैं उसमें डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच में कड़ी टक्कर बताई गई थी तमाम एग्जिट पोल के माध्यम से, लेकिन अभी जो रिजल्ट है उसमें डोनाल्ड ट्रंप काफी लीड लिए हुए हैं और संभावना है कि शाम तक 47वें नंबर के प्रेसिडेंट के रूप में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के विजयी उम्मीदवार घोषित कर दिए जाएं। तो आज हमारा जो डिस्कशन रहेगा उसका जो विषय सूची है उसमें आप लोग क्या क्या देखेंगे, यानी इस पूरे डिस्कशन के अंदर आप लोग क्या क्या बातें समझेंगे इसके अंदर। तो राष्ट्रपति कौन बन सकता है, पहला क्वेश्चन है ना, कौन बन सकता है, एलिजिबिलिटी क्या है। दूसरा, चुनाव की प्रक्रिया क्या है। सामान्यतः हम इस चुनाव प्रक्रिया को 5 चरणों में यानी 5 फेजेस में बांट सकते हैं। चरण 1 में आपको देखेंगे प्राइमरी और कॉकस, यानी राज्यों में जब पार्टी के स्तर पर चुनाव होता है तो प्राइमरी और कॉकस का चुनाव किया जाता है, इसको आप समझेंगे। चरण 2 के अंदर आप समझेंगे कि जब प्रत्येक पार्टी का राष्ट्रीय सम्मेलन होता है उसके बारे में आप चरण 2 में देखेंगे। चरण 3 जब आता है तो इसमें आम चुनाव का प्रचार शुरू हो जाता है। चरण 4 जब आता है तो इसमें लोकप्रिय वोट यानी पॉपुलर वोटिंग की शुरुआत हो जाती है। आगे समझेंगे और इन सब बातों का डिटेल में डिस्कशन होगा। ये तो मैं आपको एक विषय सूची बता रहा हूं कि हमारे इस सेशन के अंदर आज क्या क्या बातें डिस्कशन में आएंगी। चरण 5 जो कि डिसाइसिव फेज है इस पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस का, यहाँ पर निर्वाचक मंडल यानी निर्वाचक अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए वोट करते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज। और आप ये भी जानेंगे कि पॉपुलर वोट और चुनावी वोट में अंतर क्या है। अमेरिका में निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज की व्यवस्था के माध्यम से राष्ट्रपति का चुनाव की व्यवस्था को क्यों अपनाया गया है। एक बात आप मोस्ट इंपोर्टेंट ये याद रखेंगे कि यदि मान लीजिए किसी उम्मीदवार को 270 इलेक्टोरल वोट नहीं मिलेंगे तो क्या होगा। ये 270 इसलिए लिखा है क्योंकि अमेरिका में टोटल 538 इलेक्टोरल कॉलेज है, इसमें से बहुमत के लिए 270 नंबर चाहिए होता है। तो अगर उसे नहीं मिलते हैं तो क्या होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति के इलेक्शन में सुप्रीम कोर्ट की क्या भूमिका, यानी वहां के फेडरल कोर्ट की क्या भूमिका है, और अमेरिकी राष्ट्रपति और अमेरिकी उपराष्ट्रपति इसके चुनाव से रिलेटेड जो भी बातें हमारी डिस्कशन के दौरान आएंगी उन सबको आप इस दौरान समझ लेंगे। तो इसी प्रकार के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए जब आपको ये प्रोग्राम हमारा पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और एक लाइक इस वीडियो के माध्यम से हमको बता सकते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमने आपसे कहा था कि यूएस का राष्ट्रपति कौन बन सकता है ना। राष्ट्रपति बनने के लिए जैसे हमारे यहाँ पर कुछ एलिजिबिलिटी लिखी गई है उसी तरीके से यूएस की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी गई है। तो सबसे पहले तो यूएसए का जन्मजात नागरिक होना जरूरी है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है ना, हमारे यहाँ तो लिखा है भारत का नागरिक होना चाहिए, यहाँ लिखा है जन्मजात यानी नेचुरल बोर्न व्यक्ति होना चाहिए, वही अमेरिका का राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। अब नेचुरल बॉर्न कौन है वो आप यहां से समझ सकते हो। प्राकृतिक रूप से जन्मे नागरिक वह व्यक्ति होता है जो अमेरिकी नागरिकता के साथ जन्म लेता है। अब इसमें उसके माता पिता अमेरिकी हो सकते हैं, यह व्यक्ति अमेरिका के बाहर कहीं जन्म ले सकता है, ये इससे कोई मायने नहीं रखता है। नेचुरल बॉर्न को इन लोगों ने बताया है, इसका एक्सप्लेनेशन है बाकायदा। तो इसमें आपको बताया गया है कि जो व्यक्ति अमेरिकी सिटीजन के रूप में जन्म लेता है, फिर वो जन्म चाहे अमेरिका के अंदर हुआ हो चाहे वो जन्म अमेरिका के बाहर हुआ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे अमेरिका का जन्मजात नागरिक माना जाएगा। एक एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया ये हो गया। दूसरा, मिनिमम एज 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, है ना। और यह वाला जो क्राइटेरिया है 14 वर्षों से यूएसए का निवासी होना चाहिए। अब ऐसा नहीं हो
कि जन्मजात नागरिक तो यूएसए का है लेकिन वो यूएसए में रहता ही नहीं है ना। तो इसके लिए जरूरी है कि 14 ईयर्स से वो यूएस के अंदर डोमिसाइल कर रहा हो। तो ये 3 क्राइटेरिया के आधार पर जो व्यक्ति फुलफिल करेगा वो व्यक्ति अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। अब हमारी शुरू होती है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फेज है, यानी कि दूसरा क्वेश्चन। इसमें आपको जो चुनाव प्रक्रिया के बारे में बात करी गई थी, है ना, अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया। और इस प्रक्रिया के अंदर हम 5 फेजेस को देखेंगे। 5 फेजेस कौन से होंगे वो अभी हम नीचे आके देखते हैं। अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, यह भी आप याद रखेंगे। हमारे राष्ट्रपति का भी इसी तरीके से अप्रत्यक्ष ही होता है। अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष निर्वाचन से होता है, लेकिन हमारे यहाँ के राष्ट्रपति का इलेक्शन काफी सिंपल टर्म में है। ये वाला थोड़ा सा टिपिकल है, इसको समझेंगे। और अमेरिका के उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से होता है, यानी इनडायरेक्ट इलेक्टोरल सिस्टम के माध्यम से वहां पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। अब हम आगे का सेशन देखते हैं। इसी के अंदर इसमें मतलब सेकंड नंबर के क्वेश्चन के जो चरण हमने आपको बताए थे, फेज बताए थे ना विषय सूची में, तो 5 फेज में था, उन 5 फेजेस को हम देखते हैं। ये जो चरण 1 है, ये ऐसा समझ लीजिए आप कि ग्रास रूट लेवल पर लोकतंत्र को दर्शाने वाली व्यवस्था को चिन्हित करने का काम कर रहा है। यहाँ पर क्या होता है कि पार्टी के स्तर के चुनाव संपन्न कराए जाते हैं, और इस पार्टी के स्तर पर चुनाव संपन्न कराने के लिए प्राइमरी और कॉकस, ये 2 विधियों का उपयोग किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि राजनीतिक दल आम चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करने के लिए इस व्यवस्था का उपयोग करते हैं। यानी प्राइमरी और कॉकस नामक इस विधि से किसी पार्टी का कौन सा उम्मीदवार प्रेसिडेंट के लिए नामांकन भरेगा, उसके लिए यह व्यवस्था बनाई गई है। तो प्राइमरी समझ लो पहले तो है। प्राइमरी क्या है? एक राज्य स्तरीय चुनाव है जिसमें पार्टी के सदस्य सबसे अच्छे उम्मीदवार को वोट देते हैं जो आम चुनाव में उनका प्रतिनिधित्व करेगा। ये प्राइमरी की व्यवस्था। तो 34 अमेरिकी राज्य जो हैं वो इस व्यवस्था को अपनाते हैं, क्योंकि वहां पर राज्यों के अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये व्यवस्थाएं राज्यों के स्तर पर निर्भर करती हैं कि वो प्राइमरी व्यवस्था को अपनाएंगे या कॉकस व्यवस्था को अपनाएंगे। ठीक है, तो 34 अमेरिकी राज्य प्राइमरी चुनाव आयोजित करते हैं। टोटल अमेरिका में 50 स्टेट हैं, जिनमें से 34 स्टेट प्राइमरी के माध्यम से अपने पार्टी के सदस्य को चयनित करने का काम करते हैं। उसी प्रकार से आप देखेंगे कॉकस क्या है। तो कॉकस एक स्थानीय बैठक होती है जहां किसी शहर, कस्बे या काउंटी में किसी राजनीतिक दल के पंजीकृत सदस्य अपने पसंदीदा पार्टी के उम्मीदवार को वोट देने और पार्टी के अन्य कार्य करने के लिए एकत्रित होते हैं। यह बात हमने जैसा कि आपको बताया, 34 राज्य प्राइमरी के माध्यम से अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। तो 16 राज्य क्या करेंगे, अपने राजनीतिक दल के या अपने प्रतिनिधि के चुनाव के लिए कॉकस आयोजित करेंगे। है, ये आप प्राइमरी और कॉकस का डिफरेंस समझ गए होंगे। बेसिक डिफरेंस इनमें बहुत ज्यादा नहीं है। मूल रूप से आप ये समझेंगे कि पार्टी का जो भी कैंडिडेट राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए नामांकन करेगा, उसको पार्टी के स्तर पर चयनित करने के लिए राज्यों में प्राइमरी और कॉकस की व्यवस्था की गई है। 34 राज्य प्राइमरी के आयोजन के प्राइमरी व्यवस्था के माध्यम से अपने कैंडिडेट का चयन करते हैं, वहीं 16 राज्य कॉकस आयोजित करके अपने पार्टी के कैंडिडेट का चयन करने का काम करते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम इसका नेक्स्ट जो चरण है, चरण 2 देखेंगे। अब इस चरण 2 के अंदर जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो पार्टी में पहले ये हुआ कि अपने अपने पार्टी के स्तर पर, जैसे अमेरिका में मूलतः 2 पार्टियां, एक डेमोक्रेटिक एक रिपब्लिकन। अब रिपब्लिकन से इस समय डोनाल्ड ट्रंप है और डेमोक्रेटिक से कमला हैरिस है। तो कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप, ये पहला जो चरण था, इसमें प्राइमरी और कॉकस के माध्यम से डेमोक्रेटिक के पार्टी के सदस्यों ने कमला हैरिस को अपना उम्मीदवार बनाने के लिए वोट किया और रिपब्लिकन के पार्टी के सदस्यों ने डोनाल्ड ट्रंप को अपने राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाने के लिए वोट किया। और यह प्रक्रिया प्राइमरी और कॉकस के माध्यम से राज्यों के स्तर पर संपादित की गई।
अब हम देखेंगे चरण 2। जब प्राइमरी और कॉकस पूरा हो जाता है तो फिर एक राष्ट्रीय सम्मेलन किया जाता है, उसी ही चरण 2 के रूप में देखा जाएगा। देखिए अब आप, जब प्रत्येक राज्य में प्राइमरी और कॉकस पूरे हो जाते हैं तो एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित होता है, जिसमें राष्ट्रपति पद के लिए किसी पार्टी के नामांकन की औपचारिक रूप से जनता के सामने घोषणा की जाती है। अब इसमें बताया जाएगा कि कौन सा उम्मीदवार हमारी तरफ से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार है। यह काम प्राइमरी और कॉकस हो जाने के बाद होगा। अब जनता के सामने घोषणा कर दी जाएगी। सबसे ज्यादा प्रतिनिधियों वाले उम्मीदवार को पार्टी का नामांकन मिल जाता है। जैसे ये पार्टी के जितने भी प्रतिनिधि हैं, 50 राज्य जो हैं, उनमें से पार्टी के प्रतिनिधि जिसके पक्ष में ज्यादा वोटिंग कर देंगे उसे ही उस पार्टी का नामांकन प्राप्त हो जाएगा। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ये 47वें नंबर के 2024 के जो इलेक्शन है, इसमें डोनाल्ड ट्रंप को रिपब्लिकन पार्टी ने अपना कैंडिडेट बनाया और कमला हैरिस को डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया। इसी समय जैसे ही राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की घोषणा कर दी जाती है तो यह जो नामांकित व्यक्ति है यही अपने उपराष्ट्रपति के लिए जो कैंडिडेट चुनाव में आएगा उसकी घोषणा कर देता है, यहीं पर, है ना, चरण 2 के अंदर। तो यहाँ चरण 2 में ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए कौन सा व्यक्ति चुनाव में जाएगा इस बात की घोषणा सामने आ जाती है। अब हम लोग देखेंगे चरण 3 का, है ना, चरण 2 हो गए, अब चरण 3 को हम लोग देखेंगे। एक सेकेंड। जैसे ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कैंडिडेट घोषित कर दिए जाएंगे तो उसके बाद चरण 3 शुरू हो जाएगा और उसमें क्या होगा, जनरल इलेक्शन के लिए प्रचार प्रसार शुरू हो जाएगा। पूरे देश में रैली होंगी, बहस होंगी, विज्ञापन आम चुनाव के बड़े हिस्से के रूप में देखे जाएंगे। आपने सुने होंगे कि प्रेसिडेंशियल डिबेट होती है ना, इलेक्शन से पहले जो कैंडिडेट, मुख्यतः 2 जो बड़ी पार्टियां हैं वहां पर, उनके जो 2 कैंडिडेट चुनाव में आते हैं उन दोनों में एक बहस शुरू होती है और उस बहस में ये सांकेतिक रूप से है कि वो अपने अपने एजेंडा को रखते हैं पब्लिक के सामने, काफी मीडिया इसके शामिल रहती है, ये सारी बातें इसके अंदर होती हैं। अब आ जाता है चरण 4। ये हम सेकंड नंबर के क्वेश्चन के अंदर बता रहे हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन जो था ना कि अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया क्या है, तो उसी प्रक्रिया के अंदर हमने बताया था आपको 5 चरण हैं उस प्रक्रिया के, जिसमें पहला हमने आपको बताया प्राइमरी और कॉकस के माध्यम से राज्यों में पार्टी के स्तर पर चुनाव हुआ, अपना कैंडिडेट सेलेक्ट किया। उसके बाद चरण 2 में राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ जहां पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कैंडिडेट का नाम अनाउंस किया। चरण 3 हुआ जहां पर प्रचार प्रसार किया। अब चरण 4 आ रहा है जहां पर आम चुनाव या पॉपुलर वोट जिसको कहते हैं उसके बारे में बात यहाँ पर होगी। सामान्यतः नवंबर में आयोजित होता है आम चुनाव और इसको लोकप्रिय वोट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें देखो ये लिखा ना, देश भर के हर राज्य के लोग एक राष्ट्रपति और एक उपराष्ट्रपति के लिए वोट करते हैं। जब लोग अपना वोट डालते हैं तो वे वास्तव में लोगों के एक समूह के लिए वोट कर रहे होते हैं जिन्हें इलेक्टर कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है, इलेक्टर। इस बात को आप कुछ इस तरीके से समझ लीजिए। पहले हम आपको ये पूरा जो लिखा हुआ है इसको पहले देख लीजिए। अमेरिकी नागरिक राज्यवार निर्वाचन मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्यों के चयन हेतु तो अपना मत देते हैं निर्वाचकों। ये निर्वाचक कौन है, इलेक्टर। चयन हेतु तो अपना मत देते हैं। ये चयनित निर्वाचक ही प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। अब इसमें हम आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं इस चीज को, आप इस तरीके से कुछ समझिए। 2 बातें इसके अंदर आई, एक आया इलेक्टर और एक आया इलेक्टोरल कॉलेज। तो इसको आप समझिए। जैसे ये यूएसए हो गया, इसके अंदर 50 स्टेट हैं, यहाँ के जो सिटीजन हैं जो वोटिंग के लिए एलिजिबल हैं, ये लोग क्या करेंगे, अपने अपने राज्यों के स्तर पर वोटिंग करेंगे। जितने जितने इलेक्टोरल कॉलेज जनसंख्या के आधार पर राज्यों को आवंटित किए गए होंगे, उस आधार पर ये राज्यों में यहाँ के नागरिक वोटिंग करेंगे। तो ये वोटिंग के अंदर क्या करेंगे, ऐसा मान लीजिए कि ये वोटिंग के माध्यम से जो वोट डायरेक्ट दे रहे होंगे उसको तो लोकप्रिय वोट बोल रहे हैं ना, पॉपुलर वोट बोल रहे हैं। तो जिस कैंडिडेट को ज्यादा वोट मिल जाता है, यानी पॉपुलर वोट और चुनावी वोट ये है जो लिखा हुआ है निर्वाचन मंडल।
तो पहले आप पॉपुलर वोट, हम अब दोनों को, तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें दोनों का डिफरेंस बताएंगे। अभी आप इसको समझ लीजिए, इलेक्टर और इलेक्टोरल कॉलेज। तो ये जो सिटीजन्स हैं ये अपने वोट के माध्यम से कुछ अधिकारियों का चयन करेंगे, है ना। हम ये अधिकारी सांकेतिक रूप से शब्द का यूज कर रहे हैं। अधिकारियों का क्या करेंगे, चयन करेंगे। इन्हीं अधिकारियों को क्या कहेंगे, इलेक्टर। ठीक है। राज्य की जनता के द्वारा कुछ अपने वोट के माध्यम से कुछ अधिकारी, उन अधिकारियों का चयन किया जाएगा जिन्हें इलेक्टर या निर्वाचक कहा जाएगा। ये इलेक्टर मिलकर, ये टोटल जितने इलेक्टर यानी कितने 538, ये इलेक्टर मिलकर इलेक्टोरल कॉलेज बनाएंगे। इलेक्टोरल कॉलेज। पहले राज्य के लोग अपना वोटिंग के माध्यम से कुछ अधिकारियों का चयन करेंगे। वो अधिकारियों को इलेक्टर या निर्वाचक कहा जाएगा। इलेक्टर और निर्वाचक मिलकर इलेक्टोरल कॉलेज बनाएंगे और इलेक्टोरल कॉलेज की संख्या यूएसए में वर्तमान में 538 रखी गई है। यह जनसंख्या के आधार पर है कि किस राज्य को कितने सीट्स मिलेंगे। ठीक है। ये मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। अब आप ये देखिए आगे की प्रक्रिया, ये नोट करके इसमें लिखा हुआ है कि भले ही अमेरिका के अधिकांश लोग किसी उम्मीदवार को वोट देते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो राष्ट्रपति चुनाव जीत जाएगा। ये जो लिखा हुआ है अधिकांश लोग किसी उम्मीदवार को वोट देते हैं, तो इसका मतलब है पॉपुलर वोट। पॉपुलर वोट, अगर मान लो टोटल वोट 100 है तो इसमें 51 वोट पर मेजोरिटी आ जाएगी। तो जरूरी नहीं है कि किसी व्यक्ति को 60 पॉपुलर वोट मिले हों और 40 वोट उसको, मान लो ए कैंडिडेट को 60 पॉपुलर वोट मिले हों और बी कैंडिडेट को कितने वोट मिले हों, 40। लेकिन यहाँ डिसाइड जो होगा इलेक्शन का रिजल्ट, वो होगा इलेक्टोरल कॉलेज के आधार पर। इलेक्टोरल कॉलेज में अगर बहुमत है तो उस व्यक्ति को राष्ट्रपति चुना जाएगा, चाहे उसका भले ही पॉपुलर वोट में मेजॉरिटी ना आई हो। ऐसा कब हो जाता है कि राज्यों के स्तर पर जो ये इलेक्टर्स चुने जाते हैं, जिनके माध्यम से इलेक्टोरल कॉलेज बनते हैं, ये कई बार क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। इस वजह से आपने देखा होगा कि 2016 का जो इलेक्शन हुआ था, इसमें डोनाल्ड ट्रंप और हिलरी क्लिंटन के बीच में जो फाइट थी, इसमें डोनाल्ड ट्रंप को पॉपुलर वोट नहीं मिले थे, हिलरी क्लिंटन के पास पॉपुलर वोट ज्यादा थे, लेकिन उसके बाद भी डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने थे क्योंकि हिलरी क्लिंटन ने इलेक्टोरल कॉलेज में बहुमत प्राप्त नहीं कर पाया था। तो ये बात आप इस वजह से समझ लें। तो चुनाव जीतने के लिए 270 से अधिक इलेक्टोरल वोट हासिल करने की आवश्यकता होती है, और यदि इतने वोट मिलेंगे तो ही उस व्यक्ति को राष्ट्रपति घोषित किया जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट फेज यानी चरण 5 में। सामान्यतः यह दिसंबर माह में आयोजित होता है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव का इलेक्टोरल कॉलेज नामक संस्था के द्वारा किया जाता है। जो इलेक्टोरल कॉलेज चुनकर आ गए हैं, इलेक्टर्स के माध्यम से जो इलेक्टोरल कॉलेज बना दिए गए हैं, वो मिलकर अब प्रेसिडेंट के लिए वोटिंग का काम करेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। एक जैसे यूएसए के स्टेट्स के अंदर सिटीजन्स, और ये सारे सिटीजन्स मिलकर चुनाव करेंगे। जिस अधिकारी का उसे बोला जाएगा इलेक्टर्स। ये सारे इलेक्टर्स जितने चुने जाएंगे ये मिलकर बनाएंगे इलेक्टोरल कॉलेज, और ये इलेक्टोरल कॉलेज ही प्रेसिडेंट के लिए वोट करेंगे। वर्तमान में इलेक्टोरल कॉलेज की संख्या है 538। ठीक है। और जो बात हमने नोट में लिखा था उसका रीजन है कि अमेरिका का जो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें केवल इतना कहा गया है कि जिस उम्मीदवार को निर्वाचक मंडल यानी कि इलेक्टोरल कॉलेज में बहुमत प्राप्त होता है वही राष्ट्रपति बनता है। इसमें लोकप्रिय वोट यानी पॉपुलर वोट के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया। इसलिए जो वजूद है, या मैं कहूं कि जिसका इंपॉर्टेंस है, वो निर्वाचक मंडल है। अब आप यहाँ देख लीजिए कि किसी राज्य में आवंटित निर्वाचकों की संख्या अमेरिकी कांग्रेस में उस राज्य के सीनेटरों और रिप्रेजेंटेटिव की कुल संख्या के बराबर होता है। यानी किसी राज्य में इलेक्टोरल कॉलेज कितने होंगे इसका निर्धारण होगा किस आधार पर
कि अमेरिका की जो संसद है, जिसे अमेरिकी कांग्रेस बोला जाता है, उसमें जो हाउस है यानी कि अपर हाउस या जिसमें सीनेटर होते हैं, तो ये तो दो, हर राज्य को दो भी दिए गए हैं। यानी हमारे यहाँ जैसे राज्यसभा में सीटों की संख्या राज्यों के स्तर पर बराबरी नहीं है, लेकिन अमेरिका के अंदर जो उच्च सदन है उसके अंदर प्रत्येक राज्य को 2 सीटें प्रदान करी गई हैं। इस प्रकार से अमेरिका में जो सीनेटर होते हैं वो कुल 100 होते हैं, 50 इंटू 50 मल्टीप्लाइड बाई 2। उसके बाद जो लोअर हाउस है हमारी लोकसभा के तरह, इसमें राज्यों के स्तर पर राज्यों की जनसंख्या के आधार पर राज्यों को रिप्रेजेंटेटिव की सीट आवंटित करी गई है। तो अमेरिकी कांग्रेस की सीटों के कुल संख्या के बराबर ही इलेक्टोरल कॉलेज आवंटित किए जाते हैं। अगर अभी वर्तमान की देखेंगे, ये देखो वर्तमान में लिखा यूएसए के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचकों यानी इलेक्टोरल कॉलेज की कुल संख्या 538 है, जैसा कि हमने आपको बताया। और जो अमेरिकी कांग्रेस जिसमें दोनों सदनों के कुल सदस्य, दोनों सदनों में कुल 535 सदस्य संख्या है ना। आपको दिमाग में आ रहा होगा तो 538 कैसे हो गए? इसका एक रीजन है क्योंकि यहाँ पर जो वाशिंगटन डीसी है ये किसी भी राज्य के अंदर नहीं आता है ना। तो यहाँ पर 3 अलग से इलेक्टोरल कॉलेज प्रदान करे गए। 535 में से 100 तो होते हैं सीनेटर, जैसा हमने आपको ऊपर बताया, 50 मल्टीप्लाइड बाई 2, 50 स्टेट्स और 2 ईच। उसके बाद जो लोकसभा होती है वहां की, या लोअर हाउस बोल सकते हो, उसमें 435 सदस्य है प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के आधार पर। तो 535 ये, वाशिंगटन डीसी के 3, इन कुल मिलाकर ये हो गए 538। 538 बहुमत के लिए जो आंकड़ा चाहिए वो होता है 270, जैसा मैंने आपको बताया कि अभी चुनाव की काउंटिंग हो रही थी। तो अब आप देखेंगे कि इसीलिए राज्यों के स्तर पर काफी अंतर देखने को मिलता है कि जैसे कैलिफोर्निया यहाँ का राज्य है, यहाँ पर 55 इलेक्टोरल कॉलेज है, जबकि यहीं पे एक राज्य है व्योमिंग, ये छोटा राज्य है, यहाँ पर 3 ही इलेक्टोरल कॉलेज है। तो इस प्रकार से ये चीजें अलग अलग आपको देखने को मिल जाएंगी। आप देश भर से चयनित निर्वाचकों के पूर्ण बहुमत के आंकड़े को प्राप्त करने वाले प्रत्याशी को राष्ट्रपति पद का विजेता माना जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि राष्ट्रपति किस प्रकार से अमेरिका के अंदर चुना जाता है। अब एक जो कंडीशन है वो काफी अपवाद स्वरूप कंडीशन ही है, क्योंकि अब उस तरीके की वोटिंग व्यवस्था नहीं रह गई है। अब तो 2 पार्टी सिस्टम की तरफ को अमेरिका है, छोटे छोटे दल हैं, लेकिन उनके कैंडिडेट उस तरह वोट हासिल नहीं कर पाते हैं। अगर निर्वाचन गिनती में अमेरिकी कांग्रेस दोनों सदनों की, अच्छा, ये जो वोटिंग होता है, जैसे हमारे यहाँ पर वोटिंग हो जाता है तो उस वोटिंग के बाद हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वोटिंग करता है। यहाँ पर गिनती किस तरीके से चलती है, तो अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों में संयुक्त अधिवेशन के माध्यम से गिनती करी जाती है और उसके बाद यहाँ पर विजयी उम्मीदवार घोषित कर दिया जाता है ना। उसके बाद यहाँ पर विजयी उम्मीदवार घोषित कर दिया जाता है। अब यहाँ से नोट हमने इसलिए डलवाया था कि ताकि आपको पता रहे, है ना, ताकि आपको पता रहे, वो हम यहाँ से देखते हैं। अब जो हमारा इसी चुनाव प्रक्रिया में 5वां क्वेश्चन था, उसमें आपसे पूछा था हमने कि अमेरिका में निर्वाचक मंडल व्यवस्था यानी इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से ही वोटिंग की व्यवस्था क्यों करी गई थी। तो इस बात के लिए संविधान में कुछ बातें लिखी हैं, यानी ऐसे मतलब विशेषज्ञ लोग जो अमेरिकी संविधान के विशेषज्ञ हैं वो लोग बताते हैं कि अमेरिका के जो संविधान निर्माता थे उन लोगों को प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंदर भरोसा नहीं था। इस बात को स्पष्ट शब्दों में जेम्स मेडिसन नाम के विशेषज्ञ ने कहा है कि यह सुनिश्चित करने के लिए एक अतिरिक्त परत प्रदान की ताकि समान हित वाले नागरिकों के गुट पूरे राष्ट्र को नुकसान न पहुंचाए। यानी लोकतंत्र में ऐसा होता है ना कि बहुमत जो प्राप्त दल ये अपनी मनमानी भी कर सकता है। ये लोकतंत्र का एक ड्रॉबैक है। जैसे अपने यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अगर किसी पार्टी विशेष को 300 से अधिक सीटें आ जाएं तो वो अपनी मनमानी लोकसभा के अंदर कर सकता है, क्योंकि विपक्ष के पास वो पावर नहीं रहती है। तो उसी व्यवस्था से बचने के लिए यहाँ पर निर्वाचक मंडल की व्यवस्था अमेरिकी संविधान विशेषज्ञों के द्वारा प्रदान करी गई। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ये एक अपवाद स्वरूप व्यवस्था है जिसमें आपसे ये क्वेश्चन में था उसके अंदर कि यदि किसी भी उम्मीदवार को 270 इलेक्टोरल वोट ना मिले तो क्या होगा, है ना। ये है इंपॉर्टेंट कि नहीं,
ये तो सभी को पता है कि 270 वोट लाने हैं 538 में से, लेकिन अगर मान लो 538 वोट में से 270 किसी कैंडिडेट को नहीं आए, तो उस राष्ट्रपति को हम लोग कैसे चुनेंगे? इसके लिए भी व्यवस्था बना के रखी हुई है। इस स्थिति में क्या करेगा कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जो वहां का लोअर हाउस है, लोअर हाउस राष्ट्रपति चुनावों में सर्वाधिक निर्वाचन मत प्राप्त करने वाले 3 प्रत्याशियों को, यानी जो टॉप 3 रहेंगे, 1 2 3 नंबर पर जो आए होंगे, उनमें से राष्ट्रपति का चयन करता है, और जिन्हें प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का ब्लॉक के रूप में मात्र 1 मत, यानी उस राज्य में कितने भी इलेक्टोरल कॉलेज हों, लेकिन उन्हें क्या किया जाता है, 1 मान लिया जाता है। जितने भी इलेक्टोरल कॉलेज हों, यहाँ फर्क नहीं पड़ेगा। ये लिखा है ना कि राज्य के प्रतिनिधियों का ब्लॉक के रूप में मात्र 1 मत होता है, या इस तरीके से समझ सकते हो कि यदि 270 वोट नहीं आते हैं तो अमेरिका के जो 50 राज्य हैं, यहाँ पर 50 मत मान लिए जाते हैं, ठीक है। और कुल 50 मतों में से जो भी न्यूनतम 26 मत यानी 26 मत प्राप्त कर लेगा, उस प्रत्याशी को राष्ट्रपति चुन लिया जाएगा। और अगर ये तो हो गई राष्ट्रपति के लिए ऐसी व्यवस्था, यदि उपराष्ट्रपति को भी इस तरीके से बहुमत प्राप्त ना हो तो क्या करेंगे? शीर्ष निर्वाचक मत प्राप्त करता यहाँ पर 2 प्रत्याशियों में से सीनेट के 100 सदस्य करते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, राष्ट्रपति के चुनाव में लोअर हाउस के माध्यम से 50 राज्य इक्वल टू 50 मत, जो भी 26 पा लेगा उसी को राष्ट्रपति घोषित कर दिया जाएगा। जबकि अब इधर वाले उपराष्ट्रपति के संदर्भ में देखेंगे तो 50 राज्य जो हैं, इनके जो सीनेटर बनते हैं, जो अभी हमने आपको बताया मल्टीप्लाइड बाई 2, 100 सीनेटर चुने जाते हैं। सीनेटर का मतलब अपने यहाँ पर देखें तो राज्यसभा का सदस्य, तो 100 सदस्य चुने जाएंगे। इनमें से जो भी 51 मत ले लेगा उसी व्यक्ति को विजयी घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। जिस प्रकार से हमारे यहाँ राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनावों में कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो हमारा सुप्रीम कोर्ट उस पर निर्णय देने के लिए जिम्मेदार संस्था है, उसी प्रकार से अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में अगर कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो वहां का फेडरल कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट वहां पर इस निर्णय को देने के लिए काम करता है। एक बात और आप देख लीजिए, यहाँ पर जो ओथ की व्यवस्था है, यानी राष्ट्रपति के चुनाव के बाद जो शपथ दिलाई जाती है, इस शपथ के में क्या आप देखेंगे कि इनकी डेट फिक्स है, 20 जनवरी को ही शपथ होती है, कोई आगे पीछे इसका नहीं होता है। हाँ, एक शर्त है कि यदि 20 जनवरी को क्या हो जाए, संडे हो जाए, तो फिर यह ओथ 21 जनवरी को कराई जाएगी। इसके बाद अब आपके लिए थोड़ा होमवर्क है, वो ये है, अभी काउंटिंग चल रही है। अब आगे जब भी आप एग्जाम देने जाएं उससे पहले सिर्फ आप ये देख लेंगे, यदि डोनाल्ड ट्रंप विजयी होते हैं तो इनका वोटिंग परसेंटेज और कितने इलेक्टोरल कॉलेज इनको मिले, ये 2 बातें इनके संदर्भ में, और यही बातें कमला हैरिस के संदर्भ में आप लोग देख लेंगे। तो इस प्रकार से हमारी अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित संपूर्ण प्रक्रिया और जितने भी उसके अंदर विवाद के विषय हैं या जितने भी उसके अंदर कॉन्सेप्ट की बात है, वो सब हमने इसके अंदर डिस्कशन कर लिया है। यदि आप लोगों को हमारा यह डिस्कशन पसंद आया हो तो आप जरूर से एक लाइक करें और अपने कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। और आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं और आगे हमसे जुड़े रहना चाहते हैं ताकि आपको और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज इसी तरीके के प्राप्त होते रहें, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक इस प्रोग्राम को सुना, इस वीडियो को सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।